Good morning, students. Today we are going to start chapter number 3. We will revise the chapter and page number 18. Look at the picture of the भीमबेटका रॉक शेल्टर of मध्य प्रदेश. भीमबेटका रॉक शेल्टर्स जो मध्य प्रदेश में हैं, दे आर द एंशियंट स्टोन एज रॉक शेल्टर विद पेंटिंग. वो आपकी एंशियंट स्टोन एज मीन्स जो आपका अर्ली मैन था उस टाइम की वो शेल्टर रॉक शेल्टर है जहाँ पर कि अर्ली मैन ने बहुत सारी पेंटिंग दी हुई है. दीज परमानेंट सेटलमेंट आर ओवर 9,000 ईयर ओल्ड. और जो ये आपके भीमबेटका रॉक शेल्टर से जो एविडेंसेस मिलते हैं उससे क्या पता चलता है कि ये जो उनकी एनग्रेविंग है, पेंटिंग है, वो कितनी पुरानी है, 9,000 ईयर ओल्ड. दे आर 700 इन नंबर. टोटल कितनी केव्स हैं, पेंटिंग है वहाँ पर 700 एंड हैव अराउंड 400 पेंटिंग. तो 700 आपकी केव्स में 400 पेंटिंग्स वहाँ पर की हुई है. दे गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स ऑफ द अर्ली मैन. और वो पेंटिंग से हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है बेटा, लाइफ कैसी थी अर्ली मैन की, टूल्स का यूज़ करते थे वो, क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ करते थे, तो उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है बाय द भीमबेटका रॉक शेल्टर. द डिस्कवरी ऑफ दिस केव्स हैव लिंक्ड अस टू द प्री हिस्टोरिक मैन. इज़ नॉट इट अमेजिंग कि ये जो केव्स को डिस्कवर किया है हिस्टोरियंस ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने, तो ये हमें प्री हिस्टोरिक मैन के बारे में बताते हैं. तो ये बहुत कितने 1000 ईयर बिफोर की जो आपकी पर्सन थे, जो लोग थे, उनके बारे में ये आपको केव्स जो है इंफॉर्मेशन दे रही है. ये कौन सी केव है बेटा, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, जहाँ पर आपकी 7,000 छोटी छोटी केव्स हैं और 400 यहाँ पर पेंटिंग्स है. जिससे किसके बारे में पता चलता है बेटा, हमें अर्ली मैन के बारे में. ठीक है, कितने साल पहले का, 9,000 ईयर्स पहले की इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलती है. नेक्स्ट बेटा, हिस्ट्री ऑफ द हाउसेस. केव्स वर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन. सबसे पहले अर्ली मैन कहाँ पर रहता था, केव्स में. When the early man gave up hunting and food gathering and he became a food producer. और धीरे धीरे अर्ली मैन ने हंटिंग और गैदरिंग का काम, पहले उनका अर्ली मैन क्या करता था बेटा, एनिमल्स को हंट करता था और फूड को गैदरिंग करता था. मीन्स जहाँ पर फ्रूट्स अवेलेबल होते थे वहाँ पर वो उनकी गैदरिंग करता था. तो हंटिंग और गैदरिंग उनका मेन वर्क था अर्ली मैन का. बट अर्ली मैन ने जब हंटिंग और गैदरिंग को बंद कर दिया, ही बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. वो फूड प्रोड्यूसर बन गया. मीन्स उसने क्या वर्क शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर वर्क, फूड को प्रोड्यूस करना उसने शुरू किया. दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर. और यहीं से किसकी शुरुआत हुई थी, एग्रीकल्चर वर्क की. इट ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ एंड द टाइप ऑफ dwellings. और इस तरह से उनकी लाइफ में और किस तरह से वो अपनी लाइफ को जी रहे थे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए. नाउ ही स्टार्टेड लिविंग अ सेटल लाइफ क्लोज टू द वाटर बॉडीज एज ही नीडेड वाटर फॉर हिज क्रॉप एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. अब उसकी सेटल लाइफ स्टार्ट हो गई. और सेटल लाइफ स्टार्ट होने के बाद कहाँ पर उन्होंने अपनी सेटल लाइफ स्टार्ट की, on the bank of the rivers. Why? Because they needed water for irrigation work. एग्रीकल्चर वर्क के लिए इरीगेशन की तो नीड होती है, तो दे नीडेड वाटर फॉर द इरीगेशन पर्पस एंड अदर डोमेस्टिक एक्टिविटीज़. दूसरे वर्क के लिए भी उनको वाटर की नीड होती थी. दैट्स वाई अर्ली मैन स्टार्टेड टू सेटल नियर द वाटर बॉडीज, नियर द रिवर्स. ही स्टार्टेड बिल्डिंग हट. अब वो एक जगह परमानेंट सेटलमेंट उनकी स्टार्ट हो गई, सेटलमेंट हो गई. तो उसके बाद उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया बेटा, बिल्डिंग हट्स विद ब्रांचेस एंड लीव्स ऑफ द ट्रीज. लेटर ऑन अर्ली मैन डिस्कवर्ड दैट द वॉल्स ऑफ द हट्स कुड बी मेड विद मड. बाद में उसने डिस्कवर किया कि हट को जो है मड से भी बनाया जा सकता है, मिट्टी से भी बनाया जा सकता है. दिस टाइप ऑफ हट आर स्टिल फाउंड इन विलेजेस. और ये मड से बनी हुई हट जो है आज के टाइम में भी आप विलेजेस में देख सकते हो. तो स्टार्टिंग में सेटल लाइफ शुरू होने के बाद उन्होंने हट जो है किससे बनाई थी बेटा, ब्रांचेज एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. और लेटर ऑन बाद में विद द हेल्प ऑफ मड, मिट्टी की हेल्प से उन्होंने अपनी हट बनाना स्टार्ट किया. वी हैव कम अ लॉन्ग वे
from the time when hut were the only type of shelter. Today we have different types, size and design of houses. पहले जो है सिर्फ हट होती थी शेल्टर के लिए, लेकिन आज के टाइम में तो हम लोग देखते हैं ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के हाउसेज होते हैं, बहुत अलग अलग साइज़ के होते हैं, बंगलो होते हैं बड़े बड़े, या फिर आपकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी होती है कि एक ही स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर बहुत सारे आपकी बिल्डिंग बनाई जाती है और बहुत सारे घर उसमें होते हैं. डिज़ाइन ऑफ हाउसेज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया. These regional variation in houses arise from differency. अब ये कि किसी एरिया में बहुत बड़े बड़े बंगलो भी होते हैं और कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर कि स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर ही 1000 लोग रह रहे हैं, क्योंकि वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वहाँ पर बना लेते हैं. तो इसके वेरिएशन है, रीजनल वेरिएशन के एरिया के अकॉर्डिंग जो है हाउसेस में वेरिएशन है. अलग अलग टाइप के हाउस होते हैं, अलग अलग साइज़ के हाउस होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के हाउस होते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, इसके पीछे क्या रीज़न है. ओके बेटा, पेज नंबर 18 को फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं. हिस्ट्री ऑफ हाउसेस, भीमबेटका रॉक शेल्टर जो मध्य प्रदेश में है. गिव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट ऑफ अर्ली मैन. ठीक है. उसके बाद caves were the earliest form of shelter for man, but he started building hut with the branches and leaves of tree, and after that he prepared his hut with mud. मड से वो अपनी हट को बनाने लगा. ये क्या है बेटा, आपकी भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, और ये है आपकी हट. हट जो है अर्ली मैन पहले किससे बनाता था, ब्रांचेस ऑफ ट्री से, और आज के टाइम में किससे बनाते हैं बेटा, मड से हम लोग बनाते हैं हट. ओके बेटा, नाउ वी विल स्टार्ट पेज नंबर 19. अब रीजनल वेरिएशन है हाउसेस में. कहीं पर बंगलो है, बहुत बड़े बड़े हाउसेस है, कहीं पर स्मॉल हाउसेस है, कहीं पर स्लोपिंग रूफ हाउसेस है, कहीं पर फ्लैट रूफ हाउसेस है. तो उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या फैक्टर वर्क करते हैं. फर्स्ट वन इज़ लैंड फॉर्म्स. जैसे लैंड फॉर्म होगी उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपके हाउसेस होते हैं. जैसे कि आपकी प्लेन्स एरिया है, ठीक है, प्लेन एरिया में जो हाउसेस होते हैं वो फ्लैट रूफ होते हैं या फिर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, या फिर आपका हिली एरिया है, ठीक है, माउंटेनियस एरिया, तो वहाँ पर किस तरह के हाउसेस बनाए जाते हैं बेटा, स्लोपिंग रूफ हाउसेस वहाँ पर बनाए जाते हैं. क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जो है हाउसेस रेडी किए जाते हैं. अगर बहुत जैसे राजस्थान है वहाँ पर हाउसेस की वॉल्स जो है वो थिक होती है, बहुत मोटी वॉल्स बनाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है. या फिर जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, फ्लड ज़्यादा आता है, उस एरिया में कैसे हाउसेस बनाते हैं, वुडन हाउसेस. एंड मटेरियल्स अवेलेबल, जैसा जिस रीजन में जैसा मटेरियल अवेलेबल होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग घर बनाते हैं. जैसे कि अगर आपका माउंटेनियस एरिया है तो जैसे हम लोग ब्रिक्स यूज़ करते हैं, तो अपने हाउसेस के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्टोन, बड़े बड़े पत्थर यूज़ करते हैं क्योंकि वो उनके लिए ईजिली अवेलेबल है, ठीक है. फॉरेस्ट एरिया है, वुड ईजिली अवेलेबल है, टिम्बर अवेलेबल है, तो वो उस तरह के हाउसेस बनाते हैं. तो लैंड फॉर्म, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल for building a house are the main factors depending the variation in houses. Of course money that one want to spend on land and construction. मनी तो सबसे बड़ा आपका फैक्टर है कि मनी अवेलेबल होगी तभी तो हम लोग बड़ा पीस ऑफ लैंड परचेज़ करेंगे और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम लोग ज़्यादा पैसा स्पेंड करेंगे. तो मनी इज़ ऑल्सो द फैक्टर for the variation in houses. Next बेटा, type of shelter on the basis of land form. लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं. कौन कौन से बेटा, इन हिलीज एरियाज हाउसेस आर बिल्ट विद स्लोपिंग रूफ. किस तरह के हाउसेस होते हैं बेटा, स्लोपिंग रूफ्स. अभी आप मैम आपको पिक्चर दिखाएंगे बेटा. इट हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजली विदाउट डैमेजिंग द रूफ. और किस लिए स्लोपिंग रूफ होती है, ताकि जो स्नोफॉल वहाँ पर होता है वो उसके ऊपर एक्यूमुलेट ना हो, ईजली जो है वो रूफ से नीचे गिर जाए स्नो. इसी पर्पज़ से वो लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं. सच हाउसेस आर फाउंड
in Srinagar and Shimla. The houses here are mainly made of cement, bricks and wood. ये फैक्टर मैम ने अभी बताए थे, डिफरेंस इन लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट, मटेरियल अवेलेबल फॉर बिल्डिंग एंड मनी आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन शेल्टर्स। फिर हमने बेटा पढ़ा था हिली एरियाज़ में। हिली एरियाज़ में कौन से हाउसेस होते हैं बेटा? स्लोपिंग रूफ हाउसेस। क्यों होती हैं? क्योंकि स्लोपिंग रूफ्स हेल्प द स्नो एंड रेन टू स्लाइड ऑफ ईजली। अब यहाँ रूफ्स के ऊपर जब स्नोफॉल होता है तो वो ईजिली स्लाइड हो जाती है, नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होती, इकट्ठा नहीं होती है। इसी वजह से वो लोग स्लोपिंग रूफ बनाते हैं हिली एरियाज़ में। प्लेन्स एरिया बेटा, प्लेन्स एरिया जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं वो कौन सा एरिया है? प्लेन एरिया। इन प्लेन्स हाउसेज आर बिल्ट विथ थिक वॉल्स एंड हाई फ्लैट रूफ टू कीप देम कूल इन समर। समर सीज़न में अपने हाउसेस को कूल रखने के लिए, क्योंकि लॉन्ग समर सीज़न होता है हमारा यहाँ और विंटर सीज़न जो है स्मॉल होता है, तो समर सीज़न में अपने आप को कूल रखने के लिए कैसे हाउसेस होते हैं प्लेन एरिया में? थिक वॉल्स होती है, हाई और फ्लैट रूफ होती है, ताकि जो हाउसेस है वो कूल रह सकें। द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन आर मेनली सीमेंट एंड ब्रिक्स। मैनी पीपल स्लीप ऑन द फ्लैट रूफ इन रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर लाइक राजस्थान। ये जो आपका कंस्ट्रक्शन के लिए मटेरियल यूज़ होता है सीमेंट और ब्रिक्स यूज़ करते हैं, और फ्लैट रूफ पर, क्योंकि राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन नाइट में टेम्परेचर आपको पता है डेजर्ट जो एरिया होता है बेटा, डे टाइम में टेम्परेचर हाई होता है और नाइट में टेम्परेचर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सैंड जो है जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी से वो ठंडी भी हो जाती है। तो राजस्थान के में बहुत सारे लोग जो है रूफ्स पर, फ्लैट रूफ होती है उनकी, और वहाँ पर वो लोग सोते हैं। इन सिटीज़ हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग फ्लैट आर कॉमन बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। अब जो बिग सिटीज़ होते हैं जैसे आपकी दिल्ली है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, बेंगलुरु है, मुंबई है, तो वहाँ पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं। वाई? बिकॉज देर आर लिमिटेड लैंड, लैंड बहुत कम होती है, एंड पॉपुलेशन हाई होती है, लार्ज पॉपुलेशन होती है। सबके लिए रेजिडेंशियल एरिया प्रोवाइड करवाना है, और लिमिटेड लैंड होती है क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज़ होती है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो आपके बिग सिटीज़ में हाई अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और फ्लैट होते हैं। ये देखो बेटा, ये कौन सी है? हिली एरियाज़ के हाउसेस, जहाँ पर रूफ़ कौन सी है बेटा? स्लोपिंग रूफ है। यहाँ पर किससे बने होते हैं ये हाउसेस? सीमेंट, ब्रिक्स एंड वुड से बने होते हैं। और स्लोपिंग रूफ क्यों है बेटा इनकी? स्लोपिंग रूफ हेल्प द स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। ओके बेटा, विदाउट डैमेजिंग द रूफ। ये आपकी इसमें है हिली एरिया में। चलिए हम लोग रिवाइज करते हैं प्लेन्स एरिया में। इन प्लेन्स एरिया houses are built with thick walls and high flat roof to keep them cool in summer. Cements and bricks are used in this type of houses. और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, जो बिग सिटीज़ होते हैं वहाँ पर क्या होते हैं? हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स और फ्लैट। क्यों? बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लैंड एंड लार्ज पॉपुलेशन। कौन सी बिल्डिंग है बेटा ये? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कौन से एरिया में होती है? यस, हाँ जी, ये आपकी होती है जो आपके बिग सिटीज़ होते हैं, लैंड की शॉर्टेज होती है और पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। और ये आपके फ्लैट रूफ हाउसेस प्लेन्स एरिया में इस तरह के हाउसेस जो है कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा कोस्टल एरिया। कोस्टल मीन्स नियर द सी, नियर द ओशन। इन कोस्टल एरियाज एंड आइलैंड, आइलैंड क्या होते हैं बेटा? लैंड पार्ट that covered by water from all sides। covered जो सराउंडिंग है उसकी कवर्ड होती है विद वाटर, वो आइलैंड होते हैं कि बीच में लैंड पार्ट होता है और चारों तरफ क्या होता है आपका? वाटर होता है, वो होती है ओशन होता है, सी होता है, तो वो आपके आइलैंड होते हैं। इन कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया जो ओशन या सी के बैंक पर है वो एरिया, और आइलैंड एरिया वहाँ पर लोग किस तरह के हाउसेस बनाते हैं बेटा? स्टील्ड हाउसेस। ये देखो बेटा आपके स्टील्ड हाउस है ना, कैसे होते हैं ये हाउसेस?
In the flood-prone areas, houses are made a few feet above the ground level to keep them dry. जो आपका फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं, जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर ग्राउंड से कुछ फीट नीचे जो है बैम्बू वगैरह लगाकर या फिर पिलर्स बनाकर ग्राउंड लेवल से थोड़ा अप लेवल वो करते हैं और उसके बाद वहाँ पर अपना घर बनाते हैं। वाई? टू कीप दैम ड्राई, अपने घर को सूखा, क्योंकि फ्लड आता है और उनके घर में जो है पानी हो जाता है, इसीलिए वो ग्राउंड फ्लोर पर, ग्राउंड लेवल पर घर नहीं बनाते, ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा अप करके अपने लेवल को, तब वो अपना घर बनाते हैं। One has to climb 5-7 stairs to step inside the houses. स्टेयर्स लगी होती है और उस पर चढ़कर वो अपने घर तक जाते हैं। दे कीप द इनहेबिटेंट सेफ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह से वहाँ पर रहने वाले लोगों का जो घर है वो वाइल्ड एनिमल से भी सेफ रहता है। द फ्लड वाटर ईजली ड्रेन आउट फ्रॉम इट बिटवीन द स्टील विदाउट डैमेजिंग द हाउसेज। अब जब फ्लड आता है तो वाटर ईज़िली, जो उन्होंने नीचे पिलर बना रखे हैं, बैम्बू से बेस दे रखे हैं, उनके नीचे से ईज़िली ड्रेन हो जाता है फ्लड का वाटर, और उनके हाउस जो है उसको कोई वो डैमेज नहीं होता है। स्टील्ड हाउसेज आर मेड ऑफ बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शेफ्ट। किस चीज़ से बने होते हैं ये? बैम्बू से, वुड से और कोकोनट शेफ्ट से। ये देखो बेटा, कौन सा हाउस है ये? स्टील्ड हाउस। कौन से एरिया में होता है? फ्लड प्रोन एरियाज, जहाँ पर फ्लड ज़्यादा आते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है बेटा? द रेन वाटर ईजली ड्रेन बिटवीन द स्टील्ड, बिटवीन द बैम्बू और द पिलर्स, ईजली जो है ड्रेन हो जाता है वाटर विदाउट डैमेजिंग द हाउसेस। उसके अलावा क्या बेनिफिट है इसका? वाइल्ड एनिमल से सेफ रखते हैं अपने घर को, क्योंकि वाइल्ड एनिमल जो है ऊपर तक नहीं पहुंच पाते हैं और उसकी वजह से वो अपने घर को वाइल्ड एनिमल से भी सेव करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। किस चीज़ से बने होते हैं बेटा? ये बैम्बू, वुड एंड कोकोनट शेफ्ट से इस तरह के हाउसेस जो है वो बनाए जाते हैं। कौन सा हाउस है ये भी बेटा? स्टील्ड हाउस। डू यू नो, अब अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं, या आपने ऊपर ये पढ़ा था, ये कौन से हैं? जहाँ पर फ्लड प्रोन एरियाज होते हैं। और अब बहुत सारे एरियाज होते हैं, जैसे जापान है, जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं। आर बिल्ट विद बैम्बो एंड वुड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो बैम्बो और वुड से हाउसेज बनाए जाते हैं ताकि लाइफ और प्रॉपर्टी कम से कम डैमेज हो। रीबिल्डिंग ऑफ सच हाउसेज इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एंड नॉट वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह के वुडन हाउसेज बनाने अगर डैमेज हो भी जाते हैं डिज़ास्टर की वजह से, तो उसको रीबिल्ड करना जो है बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ता है। तो अर्थक्वेक एरियाज़ में हाउसेज आर बिल्ट विद बैम्बू एंड वुड टू मेंटेन द डैमेज ऑफ लाइफ एंड टू मिनिमाइज द डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। We live in society because we are dependent on each other for our fulfillment of our needs. हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, हमारा नेबरहुड होता है, और विदाउट सोसाइटी हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल। हम लोग सर्वाइवल के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, जब मान लीजिए आपके फादर जो है फार्मर है, तो आपके घर में ग्रेन्स तो बहुत है, लेकिन आपको अपने शूज़ के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? कोबलर के ऊपर। ठीक है, क्लोथ्स के लिए किसके, आप शॉप पे जाएंगे क्लोथ्स की, तभी वहाँ से परचेज़ करेंगे ना। तो वी ऑल लिव इन सोसाइटी एंड वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट। कम्युनिटी लिविंग टीचेस अस to care for other and share facilities like water, electricity, road, market, etc. और कम्युनिटी लिविंग हमें क्या सिखाती है? जब हम अपने नेबरहुड में सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं तो केयर फॉर अदर, दूसरों की केयर करना और हर एक चीज़ को शेयर करना। जितनी भी फैसिलिटीज़ हमें मिली है, वाटर फैसिलिटीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, मार्केट, तो शेयरिंग की हैबिट हमारे अंदर डेवलप होती है व्हेन वी लिव इन अ सोसाइटी, जब हम लोग सोसाइटी में रहते हैं। डू यू नो बेटा, मोस्ट हाउसेज आर बिल्ट
क्लोज टुगेदर एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर। ज़्यादातर हाउसेज जो है आपके जो नेबर्स होते हैं सबके हाउसेज एक दूसरे के क्लोज होते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द हाउसेज बिल्ड क्लोज टुगेदर क्यों करते हैं? एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर, क्योंकि हमें अच्छा लगता है दूसरों की कंपनी में रहना। अकेले हम लोग नहीं रह सकते हैं, एक दिन भी रहना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर हमें घर में अकेले रहना पड़ जाए। ठीक है, तो मोस्ट हाउसेज आर बिल्ड क्लोज टुगेदर एज पीपल लाइक टू लिव इन द कंपनी ऑफ अदर्स। चलिए बेटा अब रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। जो ये पेज पे हमने रीड किया है पेज नंबर 20 पर, कोस्टल एरिया एंड द आइलैंड पीपल बिल्ड स्टिल्ट हाउसेज। फ्लोट इन द फ्लड प्रोन एरिया हाउसेज आर मेड a few feet above the ground level to keep them dry. The flood water easily drain out from it between the stilt without damaging the houses. अब मटेरियल क्या यूज़ करते हैं? बैम्बो, वुड एंड कोकोनट शेफ्ट आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ हाउसेज। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में बैम्बो एंड वुड हाउसेज आर बिल्ड बाय पीपल टू मिनिमाइज डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। कौन से हाउसेज है बेटा? वुडन हाउस। कहाँ पर बनाए जाते हैं? अर्थक्वेक प्रोन एरियाज़ में बनाए जाते हैं। जहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादा आते हैं उस एरिया में इस तरह के हाउसेज जो हैं वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। कम्प्लीटली किससे बना हुआ है बेटा? ये वुड से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है, बैम्बो से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है शेयरिंग स्पेस विद नेबर्स। स्टोरी है बेटा, देयर वॉज अ फार्मर हु ग्रो द बेस्ट क्वालिटी कॉर्न। ठीक है, एक फार्मर था जो बहुत अच्छी क्वालिटी के कॉर्न ग्रो करता था। एवरी ईयर ही वन मैनी प्राइजेस, हर साल उसको अच्छी प्रोडक्शन के लिए, अच्छी क्वालिटी के कॉर्न के लिए प्राइजेस मिलते थे। वंस अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर interviewed him and learned something very interesting. The farmer shared his corn seeds with his neighbor. एक बार न्यूज़पेपर रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया उस पर्सन का और बहुत सारी नई चीज़ें, इंटरेस्टिंग फैक्ट उसको पता चले कि फार्मर्स अपने जो कॉर्न सीड्स है अपने नेबर्स के साथ शेयर करता है। हाउ कैन यू अफोर्ड टू शेयर योर कॉर्न सीड विद योर नेबर्स? दे आर ऑल्सो एंटरिंग द सेम कॉम्पिटिशन विद यू, द रिपोर्टर आस्क्ड। अब उसको बहुत सरप्राइज हुआ रिपोर्टर, और उसने उस पर्सन से क्या पूछा कि आप किस तरह से अफोर्ड करते हो कि अपने कौन सीड, जो इतनी बेस्ट क्वालिटी के सीड्स आपके पास हैं और उससे आप इतनी अच्छी बेस्ट क्वालिटी के कौन जो है वो ग्रो करते हैं और उसके लिए आपको प्राइजेस मिलता है, तो उसके लिए आप अपने सीड्स जो है अपने नेबर्स के साथ कैसे शेयर कर लेते हो? और अगर आप शेयर करते हो तो आपको भी पता है कि वो भी आपके कंपटीशन में आ जाएंगे, उनको भी प्राइज़ मिल सकता है आपको छोड़कर, तो आप किस तरह से ये सब कर लेते हो? ही द रिपोर्टर आस्क्ड, रिपोर्टर ने उस फार्मर से पूछा। सर सेड द फार्मर, फार्मर ने क्या आंसर दिया? द विंड पिक्स अप pollen from the ripening corn and swirl it from field to field. Hence I share my corn seeds with all my neighbors so that we all grow good quality corn. How true? तो फार्मर कहते हैं जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो जो उसने बीज जो बो रखे थे तो वो अपने एक फील्ड से दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, और मैं अपने कॉर्न के जो सीड्स हैं वो अपने नेबर्स के साथ शेयर करता हूँ, और जिसकी वजह से सबके फार्म्स में बेस्ट क्वालिटी के कॉर्न जो है वो ग्रो करते हैं। यू कैन नॉट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ अनलेस योर नेबर्स लाइफ इम्प्रूव। आप अपनी लाइफ को इम्प्रूव नहीं, क्वालिटी को इम्प्रूव नहीं कर सकते अगर आपके नेबर्स की लाइफ इम्प्रूव नहीं होती है। मीन्स आपके नेबरहुड में सभी एक ही तरह के ऑलमोस्ट, बेटा सब बिल्कुल सेम तो नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट जो है सेम वे ऑफ लिविंग होता है सबका। ठीक है, दोज हु वांट हैप्पीनेस मस्ट हेल्प अदर टू फाइंड हैप्पीनेस। और अगर हम लोग अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं, जॉय चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो क्या करना है हमें? मस्ट हेल्प अदर टू फाइंड हैप्पीनेस, दूसरों की हेल्प करनी है ताकि वो लोग भी खुश रह सकें। द वेलफेयर ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ नेसेसरी। सोसाइटी में सभी लोगों की वेलफेयर हो, सभी लोगों का अच्छा हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सभी खुश होंगे तभी जो है हर पर्सन खुश रह सकता है। द स्टोरी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टीचेज अस कम्युनिटी
लिविंग। तो इस तरह से ये स्टोरी जो है सोसाइटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें बताते हैं कि सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और किस तरह से हम लोग कम्युनिटी में अच्छे से रह सकते हैं। क्रिएट अ हैप्पी, सेफ एंड कंफर्टेबल नेबरहुड, और किस तरह से एक हैप्पी, सेफ और कंफर्टेबल नेबरहुड जो है वो बनाया जाता है। नेबर्स, एक दूसरे की हम लोग हेल्प करेंगे नेबर्स, तभी जो है एक हैप्पी और सेटल लाइफ हमारी जो है वो हो सकती है। तो ये आपका बेटा पेज नंबर 21 तक हमने रीड कर लिया। ओके बेटा, टुमारो वी विल डिस्कस द बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, and remaining part we will also discuss. Okay beta, thank you beta.